आज हम आतंकवाद के इस नए फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे और यकीन मानिए यह फॉर्मूला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूं, हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई बड़ा बैंकर बनाते हैं, सीए बनाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा से ही किसी भी इंसान को सही और गलत का फर्क समझने की ताकत मिलती है। और विज्ञान पर तो यह बात और भी ज्यादा लागू होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने विज्ञान को पढ़ लिया वो अंधविश्वास पर आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन जब एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक 5वीं क्लास पास मौलवी की बातों में आ जाता है, एक अनपढ़ मौलवी उसे ब्रेन वॉश कर देता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, अगर वो अनपढ़ मौलानाओं की बातों में आकर आतंक के रास्ते पर विश्वास करने लगें, तो इसे आप क्या कहेंगे? और इसीलिए आतंक का यह नया फॉर्मूला डॉक्टर और मौलवी का एक खतरनाक मिश्रण है, जिसमें डॉक्टर अपनी विज्ञान की पढ़ाई और अपनी टेक्नोलॉजी की समझ को इस्तेमाल करता है और एक अनपढ़ मौलवी इस डॉक्टर के दिमाग में धार्मिक कट्टरवाद पैदा करके उसे ब्रेन वॉश करता है। लाल किले की आतंक की घटना के बाद डॉक्टरों का जो स्लीपर सेल एक्सपोज हो रहा है, उसमें ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स पाकिस्तान में बैठे एक मौलाना के लिए काम कर रहे हैं और उस मौलाना का नाम है मौलाना मसूद अजहर, जिसने इन पढ़े लिखे एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके इन्हें एक डॉक्टर से जिहादी बना दिया। आज बड़ा सवाल यह है कि एक अनपढ़ मौलाना इतने पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है? इनकी पढ़ाई लिखाई कहां गई? इन्होंने विज्ञान पढ़ा, वो विज्ञान के सारे लॉजिक्स कहां गए? लेकिन अब पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी बन रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2008 में मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का एक 21 साल का गरीब, अनपढ़ और बेरोजगार लड़का अपने हाथ में बंदूक लेकर मुंबई की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। आपको याद होगा, इस आतंकवादी का नाम था अजमल कसाब। और अजमल कसाब का ब्रेन वॉश करना शायद कहीं ज्यादा आसान रहा होगा। वो अशिक्षित था, गरीब था, उम्र बहुत कम थी, इसलिए उसे बहकाना बहुत आसान रहा होगा। लेकिन अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला करने वाले मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसने दुनिया देखी थी। अल-कायदा का ही एक और लीडर अयमान अल जवाहिरी एक डॉक्टर था और आईएसआईएस का पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कहने का मतलब यह है कि बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग रास्ता भटककर कट्टर मौलवियों के कहने पर, धर्म के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, कि कैसे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स एक मौलवी के कहने में आ जाते हैं। भारत में इस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की 2 वजहें हैं। पहली वजह है धर्म। उन्हें बताया जाता है कि भारत में इस्लाम खतरे में है, भारत में मुसलमान खतरे में हैं और ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इसे बचाएं। और दूसरी वजह है बदला। भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही पले बढ़े, भारत के कॉलेजों से डिग्री लिए हुए और भारत में ही काम करने वाले इस तरह के लोग बदले की आग में जल रहे हैं और इनकी संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों भी हो सकती है। हम आज नहीं जानते इनमें से कितने लोग कौन से कॉलेज में बैठे हैं, कौन से दफ्तर में बैठे हैं, कौन से अस्पताल में बैठे हैं, कहां पर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। क्योंकि इन्हें ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना है, इन्हें राम मंदिर का बदला लेना है, इन्हें बाबरी मस्जिद का बदला लेना है, इन्हें कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का बदला लेना है और इन्हें हर उस युद्ध का बदला लेना है जिसमें पाकिस्तान भारत से हारा है। यानी ये रहते भारत में है, नागरिकता भारत की है, लेकिन इन्हें दुख है पाकिस्तान का और इसलिए अपने ही देश से बदला लेना चाहते हैं, अपने ही देश के लोगों को मारना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को खुश कर सके। अब भारत के लिए चुनौती यह है, हम सब के लिए चुनौती यह है कि बदले की इस आग में जल रहे इस तरह के लोगों की संख्या लाखों में हो सकती है, शायद करोड़ों में भी हो सकती है। ये सारे लोग हमारे बीच में रह रहे हैं और हम ही से नफरत करते हैं। कैसे इन्हें पहचानेंगे?
भारत सरकार ने कश्मीर के युवाओं के लिए शिक्षा और विकास का एक नया रास्ता खोला, यह सोचकर कि शिक्षा इन्हें सक्षम बनाएगी, सही और गलत का फैसला लेने में मदद करेगी। जब कश्मीर में विकास होगा तो इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, इनके परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी, इनके जीवन में खुशहाली आएगी, ये खुश रहेंगे, ये भारत से प्यार करेंगे। जब ये पढ़े लिखे लोग होंगे, जब इन्हें पढ़ाई लिखाई की जाएगी, तो किसी मौलाना के लिए इन्हें ब्रेन वॉश करना मुश्किल होगा। लेकिन अब भी कश्मीर से इस तरह के लोग निकल रहे हैं जो भारत से नफरत करते हैं, जिन्होंने इस शिक्षा और विकास का दुरुपयोग भारत के खिलाफ ही करना शुरू कर दिया है। और आज इन मुट्ठी भर लोगों की वजह से भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान जरूर असहज महसूस कर रहे होंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक मुसलमान भी होंगे और उन्हें भी आज एक असहजता महसूस हो रही होगी इन कुछ मुट्ठी भर डॉक्टरों की वजह से, क्योंकि इन्होंने सबको बदनाम कर दिया। हमारे देश में ऐसे लाखों मुसलमान डॉक्टर्स होंगे, लाखों इंजीनियर्स होंगे, लाखों मुसलमान वैज्ञानिक होंगे जो देशभक्त हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो आज भी सच्चे भारतीय हैं। लेकिन आज वो देशभक्त मुसलमान भी इन गद्दार डॉक्टरों की वजह से बैकफुट पर आ गए हैं। और यही कारण है कि कई मुस्लिम संस्थाएं अब सार्वजनिक रूप से लाल किले के आतंकी हमले की खुलकर आलोचना कर रही हैं। इस हमले के बाद पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर नजीब जंग, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और भारत के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते वो देश पर हुए इस हमले की कड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को किसी खास धर्म या कश्मीरी मुसलमानों से जोड़ना ठीक नहीं होगा। भारत का दुर्भाग्य ये है कि ऐसे मुद्दों पर भी हमारे देश में राजनीति होती है। ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, यह राजनीति होती है धर्म निरपेक्षता के नाम पर, यह राजनीति होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। लोगों को न जाने कितनी आज़ादी चाहिए और हमारे देश के कुछ नेता और बुद्धिजीवी सोचते हैं कि इन आतंकवादियों का बचाव करके वो देश के 20 करोड़ मुसलमानों का वोट ले लेंगे। जब वो इनका बचाव करते हैं तो देश के 20 करोड़ मुसलमान शायद इससे खुश होते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूरी जांच होने दीजिए। अब मैं सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हो। किसी भी जिम्मेदार सरकार को एक एंगेजमेंट तुरंत शुरू करनी चाहिए देश के साथ। 48 घंटे में वो एंगेजमेंट नहीं हुई। अभी हमारे साथी ने सवाल पूछा, संजय जी ने, कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन का एजेंडा कभी सीधा नहीं हो सकता, का एजेंडा कभी देश के हित में नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। 2-3 दिन के पहले फरीदाबाद में RDX ये हुआ ना, मिला ना, उसके बाद ये इन्होंने चेतना लेनी चाहिए थी अपनी सारी, ठीक ढंग से उसके ऊपर काम करना चाहिए था। ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि ठीक ढंग से देखते नहीं,
और कोई नहीं मिला तो मुसलमानों को पकड़ो, ऐसा मत करो। तो देखिए कितनी राजनीति हो रही है, सबकी अपनी अपनी एक राय है। बात सही है कि हम देश के सभी एक धर्म के जो लोग हैं या जो कश्मीर में रहने वाले हैं सबको दोष नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल सही है, सबको दोष देना भी नहीं चाहिए। लेकिन चुनौती ये है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं इन्हें भी हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही मान रहे थे अभी तक। इन्हें भी इस देश ने बहुत मौके दिए हैं, इन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया गया, एक इतना बड़ा मौका दिया ताकि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इन्हें इस देश में नौकरी करने के अवसर दिए गए। ये मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और जो भी इनके पेशेंट्स हैं, जो भी इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो इन्हें सच्चा भारतीय ही समझते आ रहे थे। हम सब ने इनके ऊपर विश्वास ही तो किया था। आज एक कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर फरीदाबाद में रहकर काम कर रहा है, लखनऊ में काम कर रहा है और कहीं काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज उसे मौका देना चाहता है, हमारा समाज उस पर यकीन करता है। लेकिन ये जो बेवफाई होती है, जो ये गद्दारी होती है, इसकी वजह से फिर लोग आगे चलकर इन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसका एक रास्ता तो ये है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और खुलकर होना चाहिए। हर नेता को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, इनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हमें एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता है, और यह अभियान होगा दिमाग को कट्टर पंथ के प्रदूषण से स्वच्छ करने का अभियान। हम स्कूलों में बच्चों को आज विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, गणित के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं देते। उन्हें स्कूल में देशभक्ति के बारे में नहीं बताते, और इसीलिए सारे बच्चे आज फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो जानते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले तो जानते हैं, तमाम केमिकल्स के बारे में समझते हैं, लेकिन देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, सच्चा धर्म क्या होता है, समाज के लिए क्या सही है, देशभक्ति क्या होती है, एक सच्चा नागरिक बनना क्या होता है, इसकी शिक्षा आज भी हमारे देश में स्कूलों में नहीं दी जा रही है। और अब हमें वही करना होगा। हम डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वही हैं जो सिर्फ अपना काम जानते हैं। क्या ये सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बैंकर्स, वकील जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, ये अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं। हमारे देश में अच्छे अच्छे आईटी के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सच्चे देशभक्त हैं? क्या उन्हें अपने समाज के बारे में कोई चिंता है? क्या वो भारत के सच्चे नागरिक बन पाए हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं? क्या उन्हें इसके बारे में बताया गया है? ये एक बड़ी चुनौती है। सोचिए, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में आज बैठे होते तो हम अब तक इनके ठिकानों को नष्ट कर चुके होते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारी चुनौती ये है कि ये हमारे अपने ही देश में बैठे हैं, हमारे अपने देश के अस्पतालों में बैठे हैं, हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में बैठे हैं। हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता तो रद्द कर सकते हैं आज, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पर बम नहीं बरसा सकते। जिन कॉलेजों में पढ़कर ये लोग आ रहे हैं, हम उन पर मिसाइल्स नहीं दाग सकते। जिन गांवों से ये निकल कर आ रहे हैं, उन गांवों को हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे हमारे ही लोग हैं। इसलिए इस स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता है, जहां हम इन्हें इतना काबिल बनाएं, इनके दिमाग में शुरू से ही एक सच्चे भारतीय होने की बात डालें, ताकि आगे चलकर कोई मौलाना इनका ब्रेन वॉश ना कर पाए। वरना ऐसा कैसे हो सकता है